भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। अब ट्रायंगल में से वर्गीकृत होती है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो मुझसे पता है कि संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। वो कह रहा है कि 5 से बड़ी होगी तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज कब बनेगा? जब, क्योंकि इससे कम होगी तो एक राइट एंगल पे आ जाएगी और बाकी न्यून कोण पे चली जाएंगी। बात क्लियर है? और 17-12, तो मुझे यहां से एक बात क्लियर हुई, 20 से बड़ी तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, और फाइनल क्या आ गया? 29 से छोटी। बात क्लियर? तो 21 से 28, 8, 8 वैल्यूज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइएगा। अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 21 और x है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अधिक कोण त्रिभुज की दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 21 9 30, 21 9 12, 360। तो x बड़ा होगा 360 से छोटा है, मतलब 19 से छोटा है। 18 का तो स्क्वायर 324 होता है ना, तो 324 तो छोटा ही है। जिधर मुंह खुला है उधर संख्या बड़ी है, मतलब 360 से इधर संख्या छोटी करनी है। तो 19 अगर रख दूंगा तो 19 का स्क्वायर 361 हो गया। तो 18 रखूंगा तो 18 का स्क्वायर 324 है। तो इसका मतलब एक बात पता चल गई कि 19 से तो संख्या छोटी होगी। पहली बात क्लियर होगी, सबसे बड़ी भुजा दे ही रखी है। फिर उसने यही पूछा है कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं या x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों एक ही बात है। सेकंड स्टेप, दो भुजाओं का डिफरेंस से संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी। और दो भुजाओं के टोटल से संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी। 21 माइनस 9 तो संख्या 12 से क्या होनी चाहिए? और संख्या 30 से क्या होनी चाहिए? संख्या 12 से बड़ी तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3 और 3, तो ऐसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो 6 ट्रायंगल पॉसिबल है।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 8, 17 और x है। x के किस मान के लिए क्षेत्रफल अधिकतम होगा? किसी भी ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ पहली साइड 8 इंटू दूसरी साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन। अब एरिया चाहिए मैक्सिमम, तो एरिया चाहिए मैक्सिमम, तो इसके लिए साइन थीटा का मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान हमें रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड में चेंज नहीं हो सकता, ये साइड में चेंज, साइड ट्रायंगल का एरिया चाहिए मैक्सिमम, तो सिर्फ मैक्सिमम एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? और साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। और अगर साइन का मैक्सिमम मान 1 है, तो साइन थीटा अगर 1 के बराबर मैं ले लूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इन दोनों साइड के बीच में थीटा कितना डिग्री है? और अगर इन दोनों साइड के बीच में थीटा 90 डिग्री है, तो भाई मेरे एक साइड 8 है, तो ये बच गया x। तो x कैसे निकालेंगे? 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर, तो 289 और 64 289 और 64 9 और 4 बचा कितना? 1 और 8 और 6 15 300। x इज इक्वल टू 353। अब मुझे पता है कि 353 और 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है। मतलब 18 से बड़ा आएगा, 19 से छोटा आएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है? 18 पॉइंट है, नोट करो इसी बात को। 18.79। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इनमें से कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता? यदि परिमाप साठ है। अब अगर मैं परिमाप 60 है ना,
तो 60 पेरीमीटर के साथ मैं अगर मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करूं, फॉर मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलेटरल। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने पिछले केस में क्यों नहीं माना? पिछले केस में एक साइड कितनी दिखा रखी है, तो दूसरी साइड क्या इक्विलेटरल मान सकता था मैं? इसलिए मुझे उस साइन थीटा पर जाना पड़ा कि साइन थीटा मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम एक होता है तो एक है तो 90 डिग्री है। मेरी बात समझ आई? अब इसने इस बार इसने दे दिया पेरीमीटर 60 पेरीमीटर के साथ। अब देख लो मैं प्रूव करता हूं। एक ट्रायंगल लेता हूं मैं 4 4 4, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने 3, और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने 12 लेना ना, तो ये ले लिया मैंने 1.5, या ले लो ना 3 ही ले लो या 2 ले लो, 2, ये 6 4। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, पता चल गया। 4.5 ले लो, 5.5 ले लो, पॉसिबल हो गया। इन तीनों का एरिया देखा देता हूं। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, तीनों का पेरीमीटर 12 ही है। मैंने कहा √3/4 ए स्क्वायर 4 इंटू 1.73 1.7 6.8 आ गया। देख लेंगे, नहीं तो 3 2 और ज्यादा आएगा इससे। हाफ ऑफ बेस इंटू हीरोज फॉर्मूला 12 है टोटल, 12 का आधा s इंटू एस माइनस ए 0.5, s माइनस बी 3/2, s माइनस सी का अंडर 6 18 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 पॉइंट समथिंग। भाई 16 होता तो 4 आता ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। दिखाई दे रहा आपको? सबसे मैक्सिमम एरिया किसका होता है, फिर एरिया किसका होता है, राइट एंगल का, और फिर होता है नॉर्मल ट्रायंगल। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब इसने कहा कि मेरे भाई इसका पेरीमीटर 60 है, तो इनमें से कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता? तो मैंने एक बात देखा कि अगर मैं 60 पेरीमीटर से मैक्सिमम भी निकालना चाहूंगा तो 20 और मैक्सिमम एरिया कितना बनेगा, √3/4 ए स्क्वायर। 4 से 20 50 100 √3 कितना होता है, 100 गुणा 1.73, तो 173 मैक्सिमम एरिया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो थोड़ा सा आगे आगे 173 है, 173 से बड़ी संख्या पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा एरिया पॉसिबल नहीं है, कौन सा एरिया पॉसिबल नहीं है? तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम एरिया है ना, ये एरिया मैक्सिमम है, तो इसका 17। इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आजकल इतने गहरी बात पूछता ही नहीं है। तो मैंने आपको
14 क्वेश्चन कराए हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के, एक बार ढंग से देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है? फिर हमने कल पढ़ा था मीडियन। अब आप वापस आएंगे पेज नंबर 3 पर। तीन की बजाय पहले हम पढ़ेंगे, कहां गया रे सेंट्रोइड। चलो तो सारे ही पढ़ रहे हैं, फिर भी पहले सेंट्रोइड को ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 10 पर आओ। अब यहां से आता है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। तो सबसे पहला आता है सेंटरोइड, केंद्रक। दूसरा आता है इन सेंटर, तीसरा आता है सरकम सेंटर, और चौथा आता है ऑर्थो सेंटर। केंद्रक, अंतः केंद्र, प्री केंद्र, और लंब केंद्र। अब सेंट्रोइड एक ट्रायंगल है, ये ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लो। ये न्यून कोण जिसका हर कोण 90 डिग्री से कम होगा, समकोण एक कोण 90 डिग्री का होगा, अधिक कोण एक कोण 90 से, दो तो 90 से अधिक हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। इन तीनों तरह के ट्रायंगल ले लो चाहिए। सेंटरोइड कल मैंने एक हिंट भी दिया था कि 3D का सेंटर है। ये यूज कहां होता है कि जब बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, स्लोप बनाई जाती है, दीवार बना भाई, कोई बांध बन रहा है जहां पानी का प्रेशर रोकना है, तो वहां पर दीवारें पहले नीचे से टेढ़ी टेढ़ी बनाई जाती हैं, सीधी दीवार खड़ी करके टेढ़ी टेढ़ी दीवार बनाई जाती है। वो कैसे बनती है दीवारें? छोटा मोटा घर का काम है तब जरूरत नहीं पड़ती है, जब बड़े प्रोजेक्ट है, नहीं तो बाद में पता चले 1000 करोड़ रुपए लगे, उसके बाद पता चला कि ना इसमें ये कमी आ गई। तो इसलिए पहले उसको 3D में डिजाइन किया जाता है, उसको ऊपर सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। यही तो टेक्नोलॉजी है। तो सेंट्रोइड किसी भी प्रकार का त्रिभुज में हमेशा अंदर बनेगा। सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दो, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दो, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दो। मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है मीडियन, माध्यिका। माध्यिका, तीनों माध्यिका आपस में, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाओ, 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 सामने वाली भुजा, तो यानी अंदर ही तो काटेंगे ये तीनों, तो हमेशा अंदर बनेगा। कहने का मतलब है कि जब सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मतलब तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपस में कटिंग होती है, तो उसका टेक्निकल नाम है इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदित बिंदु। इंटरसेक्शन और कुछ नहीं है, आसान भाषा में बोलना है, आपस में काट रहे हैं। बात समझ में? इसी को टेक्निकल नाम दे दिया प्रतिच्छेदित बिंदु। इसको सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड मीडियन को
2:1 में काटता है। सेंट्रोइड ट्रायंगल को 3 बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर एरिया में बांटता है। सेंट्रोइड इक्वल टू अंगद का पैर। अंगद ने एक जगह जाकर पैर जमाया, उसके पैर को कोई हिला नहीं पाया। तो जब किसी ट्रायंगल का एक सेंट्रोइड बन गया ये वाला, तो इस ट्रायंगल इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये जो अंदर DEF का जो सेंट्रोइड बनेगा वो भी यही है। जब इस ट्रायंगल के अंदर से मिड पॉइंट को मिला के एक और ट्रायंगल बनाऊंगा तो इसका सेंट्रोइड भी यही है। जब इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया मिड पॉइंट से मिलाकर, उसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इक्वल टू अंगद का पैर। पॉइंट समझ आया? कई बार पूछता है कि ABC एक ट्रायंगल है, DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स। त्रिभुज ABC के केंद्रक और त्रिभुज DEF के केंद्रक के बीच की दूरी बताओ। और त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब बच्चा परेशान कि भुजा 5, 6, 7 दी है तो इसका मतलब लेंथ निकलेगी। और जिसको वो पॉइंट ध्यान आ जाए कि भाई एक ट्रायंगल है, इसका जो सेंट्रोइड बनेगा तो इसके मिड पॉइंट साइड कुछ भी हो, इसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड भी वही है। उसके अनंत ट्रायंगल मिड पॉइंट से बनते चले जाएं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिड पॉइंट से बनते चले जाएं, सेंट्रोइड उन दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी? 0। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे बोल देगा वो। समझ आई मेरी बात? तो सेंट्रोइड इक्वल टू अंगद का पैर। सेंट्रोइड ट्रायंगल को कितने भागों में बांटता है? सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में काटता है? सेंट्रोइड सभी प्रकार के त्रिभुजों में अंदर बनता है। पॉइंट क्लियर है? सेंट्रोइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? मीडियन। मीडियन की लेंथ निकालने के लिए कौन सी थ्योरम इस्तेमाल होती है? अपोलिनस थ्योरम। मीडियन के लिए ABCD। अब मुझे AD की लंबाई अगर निकालनी है, AB² AC² ट्वाइस ऑफ AD प्लस B। समझ आई बात? BD इज ए हाफ ऑफ BC क्योंकि D इज ए मिड पॉइंट, तभी तो ये मीडियन है। पॉइंट क्लियर? एक ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सभी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो ये ट्रायंगल 4 बराबर भागों में बट जाता है, एरिया। अब इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाएगा, 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाएगा तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। पैरेलल लाइन हो गई तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये हो गया कॉमन एंगल। तो इसका मतलब ABCDE। पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर। ये सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो मेरे भैया, अगर ये सिमिलर हो गया तो मैंने कहा कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन AC। D एंड E आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो मतलब ये 1 है तो ये भी कितना है, और ये 1 है तो ये भी कितना है। तो मैंने कहा AD कितना है? 1, तो AB कितना है?
तो इसका मतलब अगर मैं यहां से देखता हूं तो डीई और, तो डीई कितना, तो बीसी कितना, तो डीई अगर ए का तो बीसी कितना है। तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो ये तीसरी भुजा के पैरेलल भी होगा, और तीसरी भुजा के डीई इज इक्वल टू बीसी बाई तीसरी भुजा के आधा होगा। और अगर ये आधा हो गया मतलब ये साइड दो है तो ये साइड कितनी है, बात क्लियर होगी, मतलब ये वाली साइड, ये वाली। अच्छा जी, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव हो गई, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो इनके एरिया का रेशियो हमेशा साइड का स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों होता है, फिर सिमिलरिटी में जाएंगे, अभी सुनते जाओ। वो एक बात मैंने सिमिलरिटी की बता दी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, मैंने कहा कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर है, इसकी साइड एक साइड 3 है तो इसकी एक साइड 4 है, साइड का रेशियो गिवन है साइड। तो मैंने कहा एरिया का रेशियो बताओ, तो इसका एरिया कौन सा डायमेंशन होता है, साइड। ये जो जिस बच्चे को ये ना समझ में ना कि सर ये डायमेंशन क्या बात है, अरे कितनी चीजों से मिलकर बना है ये डायमेंशन होता है। डायमेंशन का लोकल नाम कितनी चीजों से मिलकर बना है। जैसे एक मिक्सर लिया मैंने, ए मिल्क मिलाया, वाटर मिलाया, अब ये मिक्सर हो गया, ये कितने डायमेंशन है, 2। कितनी चीजों से मिलकर बना है, मेरी बात समझ में आई। जैसे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना था तो अलग 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 107 पता नहीं कितनी नदियों का पानी इकट्ठा किया गया था शुरू में पूजन के लिए, कि जब नींव रखी गई ना तो अलग 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 नदी का पानी आया गया और उस नींव के अंदर वो पानी डाला गया। पहले तो कि भाई हर नदी के पानी की कोई तो विशेषता है, किसी के अंदर अगर साइंस से ही बात चलाएंगे तो साइंस से, बोला साइंस से ही चलोगे तो भाई किसी के अंदर कौन सा खनिज पदार्थ ज्यादा है, किसी के पानी में, किसी के पानी में। क्योंकि एक बात बताऊं ना, किसी प्रकार की मछली गंगा नदी में पाई गई, किसी प्रकार की मछली महानदी में पाई गई, वो वाली मछली उधर क्यों नहीं पा रही भाई, सीजने वाली बात है भाई। किसी प्रकार का जलीय जीव उधर मिल गया, किसी प्रकार का जलीय जीव उस नदी में नहीं मिल रहा। यानी इसका मतलब ये देखा गया कि इसको इस तरह के पानी के, जब इस पानी में ये वाली वैरायटी ज्यादा है, उस पानी में ये वैरायटी ज्यादा है, तो वो एक जगह इकट्ठा किया गया। जब बहुत सारी तरह की वैरायटीज इकट्ठी हो गई तो बोले कि अब ये जो मिश्रण बन गया ना, ये अपने आप में बहुत ताकतवर हो गया और इसका नींव रखे। इसलिए फिर वो जैसे कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी, ये कर दिया, वो पहले व्यवस्थाएं बनाते हैं वैसी, ऐसे नहीं कि भाई कह दिया और व्यवस्था बन गई। समझ आई मेरी बात। अब जैसे ये कहा गया कि वो डायमेंशन का मतलब समझा रहा था मैं। अब जैसे मैंने माना कि किसी मंदिर को बनाते वक्त ना 5 अलग अलग जगह का पानी इकट्ठा करके लगा लिया, तो इसका मतलब 5 जगह की चीज मिला दी। अब बोला गया कि कितने डायमेंशन है यहाँ पर, 5। तो इसका मतलब एरिया कितना डायमेंशन है, 2, क्योंकि एरिया मिनिमम 2 चीजों से मिलकर बनेगा। अगर वह चीज ही है तो उसी चीज को 2 बार कर दो। कैसे, सर्कल का एरिया पाई, क्योंकि रेडियस अकेला है तो उसी को 2 बार करना पड़ा, फिर गुणा। बात समझ आई। तो अब जब भी मुझे साइड का रेशियो गिवन हो और मुझे एरिया का रेशियो निकालना हो तो साइड का, बात क्लियर हुई। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि ए बी सी की साइड कितनी है, 2, और ए डी ई की साइड कितनी है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया, तो ये 1 है तो पूरा कितना है, तो ये तो एक एरिया हो गया। अब ध्यान से समझते रहना। अब मैं इस साइड के इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये जितनी साइड है 2, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये 2, तो इसकी आधी, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब ये वाली साइड को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये साइड कितनी है, तो ये कितनी होगी, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 2 3, और यहां कितना बच गया फिर
तभी तो 4 हो पाएगा। तो यहां से अब इतनी लंबी राम कहानी क्लास में पढ़ने में अच्छी लगती है, टाइम पास करने में अच्छी लगती है, लेकिन पेपर में हमें टाइम पास नहीं करना होता है, डायरेक्ट रिजल्ट पर काम करना होता है। तो जब भी किसी त्रिभुज के अंदर साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 4 बराबर भागों में बटेगा। बोलो है ना? पॉइंट क्लियर? 4 बराबर भागों में बटेगा। अब मैंने आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं। ये साइड का मिड पॉइंट, ये इस साइड का मिड पॉइंट, इसको मिला दिया तो मतलब ये लाइनें इसके पैरेलल भी होगी। अब ये कहीं पर भी कितना ही आगे बढ़ा दो, ये इस साइड का मिड पॉइंट आएगा। ये इस साइड का मिड पॉइंट है। एक बार जिस रेशियो में अगर एक किसी साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट हुआ कोई पॉइंट और तीसरी भुजा के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो आगे किसी भी रेखा को मिलने लग जाएगी, वो मिड पॉइंट पर ही मिलेगी जाकर, सिमिलरिटी से। तो जैसे अगर मैं आपको कल को ये कह दूं, कल को अगर मैं आपको ये कह दूं, ये मिला दिया मैंने, तो ये भी क्या है? मिड पॉइंट। मेरी बात क्लियर है? ये भी क्या है? तो अब बड़ा ध्यान से देखना रे भाई, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मुझे ये भी पता चला कि ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। और जहां पर ये मिला और ये मिला, ये क्या हो गया? क्या? और सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में काटेगा? 2:1। तो इसका मतलब मीडियन की लेंथ कितनी है? 2:1, 3 होगी। 3 में ये कितना है? ये नहीं, 2 तो ये है। चलो आपको दिखा, ये है 2, ये कितना है? 3 का आधा 1 पॉइंट है, और अगर ये 1.5 है तो ये जो बच गया ये कितना? ये 1.5 था और ये कितना था? पॉइंट है। तो ये 1, तो ये, तो रेशियो कितना? यानी मुझे पता चला, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अपन इसको पॉइंट में ही पढ़ लेंगे कि भैया सेंटरोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? मेरे भाई ये सेंट्रोइड है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाऊंगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है तभी तो मीडियन था। तो ये रेशियो कितना है? 3 रेशियो, 3 रेशियो, ये और ये और ये। समझ आ रही है मेरी बात? 1-2 बार और प्रूव हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ, लेकिन याद रखो डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि अभी लिख भी रखा है, मैं सारे पॉइंट दिखाऊंगा, अभी तो सारी चीज लिख रखी है। आ जाओ जी। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है, केंद्र त्रिभुज को 3 बराबर एरिया में बांटता है। तीसरा नंबर पॉइंट ही तो है अंगद का पैर, तीसरा नंबर पॉइंट ही तो है अंगद का पैर, बोलो है ना? चौथा नंबर पॉइंट है कि तीनों भुजाओं और तीनों माध्यिकाओं द्वारा 6 बराबर त्रिभुज बनते हैं। एक मीडियन ट्रायंगल को कितने बराबर भागों में बांटती है? ये कितने? 2, और ये कितने? 2, तो टोटल कितने? समझ आई मेरी बात? पांचवा नंबर पॉइंट, 2 भुजाओं के मिड पॉइंट से बना। अब मेरी बात को सुन ला रहा भैया, मेरी बात कतई गौर करके सुनना रहा भाई, वो भी डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछता है इसलिए मैंने इसको पॉइंट ही बना दिया। मुझे एक बात आप बताएं,
ये मिड पॉइंट है। चार बराबर भाग, ये इसको मिलाऊंगा, ये जब इसको मिलाऊंगा और ये जब इसको मिलाऊंगा तो यहां सेंट्रोइड बनेगा, क्योंकि मिड पॉइंट वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड और बाहर वाली ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम आएगा। और अगर सेंट्रोइड इस त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटता है? 3, 1 1 1। और अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 3। तो इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो कहने का मतलब सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ये है, दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना? ये है वो ये वाला ट्रायंगल जो मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आया और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1:12। एक बार फिर देखें, ये एक ट्रायंगल, ये इसका मिड पॉइंट, तो कितने बराबर भाग? ये इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कितने बराबर भागों में बांटेगा? 3 है, तो 3 3 और है, तो ये वाला ट्रायंगल 1, तो पूरा ट्रायंगल पढ़ो भैया। 5वां नंबर पॉइंट पढ़ो। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इधर देखिए रहे, ये रही दो भुजाओं के मध्य बिंदु, बात क्लियर है? और केंद्रक और केंद्रक, बात क्लियर है? को मिलाने से बने त्रिभुज में इस त्रिभुज का 1/12 भाग होता है, यानी पूरे ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा है? 12वां हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, मैंने इसको पॉइंट ही बना लिया है कि भाई अब इस तरह के छोटे क्वेश्चन आज के 5 6 7 8 साल पहले आते थे तो हम सोल्व करते थे। अब इसको पॉइंट में याद रख लेंगे, 2 3 4 5 बार आएगा, पॉइंट याद हो जाएगा। क्योंकि अब मैं पूछ लूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होता है, वो बात इतनी बार माइंड से निकलेगी 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, आज भी वो बात वहीं से याद है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कोई यहाँ के याद नहीं हुआ, वो वहीं से ही याद था। यहाँ के हो सकता है रिकॉल हुआ होगा, बस किसी के पहले भी याद था। बात समझ में आई? अब जो पॉइंट यहाँ याद करने पड़ते हैं ना, उस पर थोड़ी इंटेंसिटी हमारी कम हो जाती है, उसको भी उतनी तरीके से याद कर लो, याद हो जाएगी बात। जैसे एक बार के लिए मान लिया कि एक बच्चा शुरू से ही आता है कि कि भाई खेल सीखना है तो खेल के अपने नियम है, पढ़ाई सीखनी है तो पढ़ाई के अपने रूल है, गाड़ी सीखनी है तो गाड़ी के अपने रूल है। कहने का मतलब कोई भी चीज सीखनी है उसका अपना रूल है। तो उसको पता है कि सिलेक्शन लेना तो सिलेक्शन के अपने रूल है कि भाई ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना। एक बच्चा क्या करेगा, मुझे वकैब इंग्लिश में, मुझे वकैब याद नहीं हो रही, उसने मानसिक इच्छाएं अपने दिमाग की कमजोर कर दी। अब क्योंकि जब जब उसको याद नहीं होगा तब तक वो क्या कहेगा, मुझे तो याद ही नहीं हो रही ना। तो कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ आ गई। अब याद किसी को नहीं हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि बस उस एक को याद नहीं हो रही तो उसके मन में ये आया कि यार याद क्यों नहीं हो रही भाई, याद तो होनी चाहिए। इतना मोटा दिमाग होता तो 12वीं कैसे पास करता, इतना मोटा दिमाग होता तो 10वीं कैसे पास करता। वही घूम फिर कर वही बात आई। तो इसने कहा कि इसका मतलब 10वीं 12वीं पास कर गया तो मोटा दिमाग तो नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे बात दिमाग में बैठ नहीं रही है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा या लोकलाइट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। हर किसी दिमाग की अपनी सिचुएशन है। अब वो व्यवसाय करता गया कि याद करने उसको 10,000 5,000 7,000 जितनी वगैरह भी याद हुई। और एक बच्चे को 500 याद भी नहीं है, पूरा साल बीत गया और वो पेपर में आकर यही कहता रहेगा मेरे को ना वगैरह याद ही नहीं होती। आज के 10 साल के बाद वो इंस्पेक्टर बन गया और वो घूमेगा, तुझे क्या ना, तुझे को ना मैं बता रहा हूं तू बेरोजगार क्यों रहा, क्यों? क्योंकि तुझे ना वकैब याद नहीं हो रही थी। अब वो जो बेरोजगार है वो बेचारा दिक्कत में है, वो क्या कहेगा, यार दिमाग खराब मत कर। बोला कि यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जब तू सही समय सही उम्र में सही जगह था ना, जब तूने खुद का दिमाग खुद ही खराब कर रखा था। या तो पॉइंट को ये सोचना ही नहीं कि ये रे को ये याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं? पहली क्लास का कोई बच्चा ये सोचता है मुझे गिनती याद ही नहीं हो रही,
आज उस बच्चे को 2 साल का बच्चा, आज उसको पढ़ाना शुरू करो। तुम खुद को सोच लोगे, जब 2 साल के थे खुद को नहीं देख रहे, किसी छोटे बच्चे को देखना, उसको गिनती पढ़ाना शुरू करो, 1 2 7 8, और फिर हंस देगा, पूरी होगी बात, समझ आई। फिर उसको बाद में बताया, धीरे धीरे उसको पता चलेगा, फिर 1 2 3 जैसे फिर उसकी गिनतियां स्टार्ट होती हैं, फिर उसको 59 के बाद 60 आता, 59, इसके बाद क्या आएगा 70। वो सही है, उसका दिमाग अभी उतना है। अब वो ये रोने लग जाए कि यार 1 साल हो गया मुझे गिनती याद करते हुए, मेरे को गिनती याद ही नहीं हो रही। मेरी बात समझ में आई? क्या पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में कोई बच्चा ऐसा करता है? इसीलिए सबकी पढ़ाई का बेस सेम होता है। ये 7वीं क्लास से आते आते स्कूलों के स्तर अलग अलग हो जाते हैं, स्टैंडर्डाइज अलग अलग हो जाता है, कोई ट्यूशन जाने लगता है, कोई कुछ, वहां से गड़बड़ स्टार्ट होती है फिर कि इसका ट्यूशन लगवाओ। क्यों? क्योंकि इसकी पढ़ाई कमजोर है। बता दिया उसको कि तू कमजोर है भाई। तुम 4 दिन से तुम्हारी पीजी के 4 दोस्त इकट्ठे होकर तुम्हारे हट्टे कट्टे दोस्त को रोज ये कहते हुए गुजरो, यार आज तुम थोड़ा बीमार लग रहे हो भाई, क्या बात है। 4 दिन तुम रोज कहो, 5वें दिन तुम देख लेना चाहिए, तुम फील कर लेना इस बात को। 5वें दिन खुद ही रात को सोते वक्त भी पता तुम्हें है कि तुम उसके माइंड से खेल रहे हो, लेकिन उसको नहीं बताना। ऐसे नहीं कि एक ने जाके बता देखा हम तेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसे नहीं। बात समझ में आई? माइंड में वो उसका फीलिंग ही बैठ गई कि यार तुम रात में रोज सोच के सो जाओ, तो अगले 4 दिन तक खुद के साथ ही कर दो कि आज तो थोड़ा थका थका लग रहा हूं, बीमार लग रहा हूं। अगले दिन फिर यही, आज थोड़ा थका थका लग रहा हूं, बीमार लग रहा हूं। तो 5वें दिन देख लेना, तुम कहोगे कि आप, फिर वो तेरा पड़ोसी बताएगा कि दवाई लेके आऊं क्या भाई तेरे लिए। बात समझ में आई? तो इसलिए ये सोचना नहीं है यार ये पॉइंट याद कैसे होगा, ये सोच लिया, याद करना है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं। बच्चा कभी इस चीज के लिए थोड़ी रोता है कि मुझे याद नहीं हो रहा। वो याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं नहीं तो कायदा गया पार, याद हो जाएगा बाद में। तो याद करना है। तो अब ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा, 1:12। अब ये छठा पॉइंट कुछ नहीं है, ये तो वही चौथे पॉइंट, तीसरे नंबर पॉइंट का ही व्यवस्था है। और 3:1 अभी अभी बताया था, 7वां पॉइंट वही है। 7वां पॉइंट पढ़ना एक बार, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। एक बार इधर देखो, इधर देखो, ये लाइन और ये लाइन, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो बीच वाला जो मीडियन खींचा जाएगा, इसका भी तो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ये कह रहा है कि भाई त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। बात क्लियर है? रेखाखंड किसको बोलते हैं? इधर भी लिमिट हो, इधर भी लिमिट हो, यहां से कि P से Q खंड। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है 2 भुजाओं के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला रेखाखंड, त्रिभुज के शीर्ष को केंद्रक से जोड़ने वाली रेखा, त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। सेंट्रोइड तो वो पॉइंट है। रेखा को 3:1 में बांटता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा 3 तो नीचे वाला हिस्सा। समझ आई मेरी बात? भाई एक ट्रायंगल की 2 साइड का मिड पॉइंट को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये है सेंट्रोइड। याद आया? बोलो। ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट तो अपन बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं, ये तो अपने घर जैसी बात हो गई है इसके साथ, तो कि M कोई भी पॉइंट ले लिया, ये रेक्टेंगल में भी किया था, स्क्वायर में भी किया था, कल भी किया था, कल किया था ये, हाँ कि ना? हाँ, फिर ठीक है। 9वां तो अपना पेट पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। 10वां मैंने बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण है, मतलब साइड 90 डिग्री पर है और साइड 90 डिग्री पर है। मैं इसकी 2 माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुणा, 4 टाइम्स ऑफ मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर, कर्ण के 5 गुणे के बराबर है। कुछ याद आया? कुछ नहीं है, बहुत कुछ याद आना चाहिए। अब मैंने आपको रिजल्ट, पीछे कोई नहीं पलटेगा। अब मैंने कहा कि भैया कल मैंने एक बात बताई थी कि ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर ये एक मीडियन है,
अब इसके व्याप पर मैंने आपको बात बताई थी कि पहली बात तो ये आ जाओ कि जब दो साइड 90 डिग्री पर कट करते हैं तो ये बी, ये सी, ये ए, ये डी, ये ई, रिजल्ट बताओ। पता नहीं? हाँ भाई, इसके साइड वाला तेरे भाई को बोल। हाँ नहीं, हाँ पूरा रिजल्ट बी सी स्क्वायर प्लस कौन सा डीई सीई स्क्वायर। मजा आ गया, कसम से मजा आ गया जिंदगी में। चल तो लाइन ही आउट है। पाई बी सी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ, बिल्कुल मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर। तुम्हारा ध्यान नहीं है रे चारों पांचों, मैं ये बताना चाह रहा था। अभी 10वां नंबर पॉइंट यही तो पढ़ाया है। अब तुम देख रहे हो कि मां कसम जिंदगी में देखा ही कब। यही होंगे फिर वो कि मेरे को ना ज्योमेट्री कम समझ आती। दिक्कत कहीं है ही नहीं, दिक्कत सारी यहां है। अच्छा जी, एक तो ये था, इसी का एक और रिजल्ट है, बताओ। हाँ जी, नहीं आता? मेरी तरफ देखी मत। हाँ शाबाश, बताओ क्या है? नहीं आता? वेरी गुड। हाँ जी, डीई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या स्क्वायर? बताओ शायद सही बता रहे हो। मीडियन 1 का स्क्वायर और मीडियन 2 का स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट बात, दो तो ये हो गई। अच्छा जी, मुझे बताओ अगर मीडियन 90 पे कट कर दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये, अब बताओ क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी स्क्वायर। 3 तो ये हो गए। मैंने चौथे नंबर पॉइंट में कल बॉक्स बना के दे रखा था, वहां 3 पॉइंट लिखे थे, उसमें से 2 तो आ गए, इसमें एक ही आया है, एक ही आया है, तो बाकी 2 बता दो फिर। नीचे देख रहा है? एक तो वही था ना 2/3 मीडियन 1 इंटू मीडियन 2, और एक पाइथागोरस लगा था। क्या था? पाइथागोरस तो मैंने बताया था याद करने के लिए। ये बताओ रिजल्ट क्या था? इसमें बताओगे कि इसमें चलो फिर बताओ। बी ई स्क्वायर डी प्लस सीई इज इक्वल टू ए एम, पहले मीडियन का स्क्वायर प्लस दूसरे मीडियन का स्क्वायर इक्वल टू तीसरे मीडियन का स्क्वायर। यही तो था। लेकिन तुम्हें एक बात यकीन मानना, 70% भीड़ को कोई आइडिया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब मेरे को नजर आ रहा है शायद तुम्हारी किस्मत खराब है। ऐसा है?
ऐसा है, यकीन मानो, क्योंकि भाई कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे, फिर उनको बहाना देने के लिए, दिमाग की सांत्वना के लिए क्या चाहिए, मेरा मैथ कमजोर था, मेरी किस्मत खराब थी, मेरा नेटवर्क, तेरा कुछ नहीं, तेरा भविष्य कमजोर है और कुछ कमजोर नहीं है, तेरा माथा कमजोर है, घर जाकर पढ़ना है नहीं, बकवासबाजी करनी। 4 पॉइंट कल बताए हुए याद नहीं है। किसी से पूछ लो, 10 बच्चों से पूछा, 10 में से 2 बच्चे, 1 बच्चा बता पा रहा है, तो एवरेज रेशियो यही निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो तो पीछे से पूछ लो तो और बुरा हाल हो जाता है, बीच में से तो मैंने देखा है कई बार आगे, और वो बराबर ही है, वो आगे पीछे लगभग वही। तो कुल मिलाकर बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई। अब मैं आगे बढ़ता रहूंगा, पीछे साफ होता जाएगा, क्योंकि घर जाकर देखा नहीं ना, घर जाकर रफ कॉपी पे लिखा गया। कैसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने रफ कॉपी पे लिख के देखा, बस फर्क ये। कल अगर ध्यान दो तो 11,000 प्लस के बारे में पूछा था, एक लगभग इतनों ने याद उठाया। समस्या यही है, बाकी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है बेरोजगारी का, कि यू आर कोर्डली इनवाइटेड इन बेरोजगारी, आपका इस भविष्य में स्वागत है, बस स्पष्ट है। और फिर कहना क्या है कि मैं घर पे तैयारी कर रहा हूं, मैं पीजी में कर रहा हूं, मेरा टाइम खराब हो रहा है, कुछ नहीं, बकवासबाजी कर रहे हैं तो और कुछ नहीं कर रहा। अब कई बार तो हमें गुस्सा इसलिए चढ़ता है ना कि आप हमें भी धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को भी धोखा देने लग रहे हैं, आप खुद को भी धोखा देने लग रहे हैं, तो आप वफादार किसके साथ हैं? अब तीनों की तीनों जगह तो गड़बड़ में बैठ गई, तो भैया गड़बड़ होगी। अब ये पॉइंट याद नहीं हो रहे सर, कॉपी में लिखकर कब देखे? याद तो तब मानता मैं कल भी तुम करते और आज आने से पहले एक बार फिर रिवाइज करते, ऐसे कैसे याद नहीं याद हो रहे? 50, 60, 70% तो याद होते। जाकर देखना नहीं, अगले दिन कॉपी यहीं आकर खोलनी है, कहां थे? अच्छा यहाँ थे, चलो चिट्टे पढ़ा। ये तो गड़बड़ होगी भाई, वो तो याद है, वो तो प्रसाद है फिर। और फिर यही बात सुन के, अब मैं मेंसुरेशन के पॉइंट सुनूंगा ना, यही हाल मेंसुरेशन में मिलेगा। लेकिन जब मेंसुरेशन कराया था तो तुम्हें याद होगा, इसी तरह का दम लगाया था शुरू की थ्योरी में करवाने के लिए मैंने, कि याद होना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं काम करके लाया, पिछली बार की बुकलेटों के पॉइंट देखना, आपके पॉइंट बदले हुए हैं, कुछ पॉइंट कुछ हटाए हैं, कुछ बदले, मुझे तो याद है ना, तभी तो 4 दिन डिले हुआ था कि। लेकिन तुम्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। मैं तुमको तो मैं कई बार ऐसा मानता हूँ कि जो मैं 2018 में पढ़ाता था ना, अगर मैं तुमको वो किताब भी उठा के पढ़ा दूंगा ना, तुम्हें लगेगा वाह सर वाह, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है नहीं, प्रीवियस ईयर तुम्हें देखने नहीं, तो तुम्हें क्या पता अपडेटेड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और तो बस हमें ऐसा लगा रहता है कि नहीं भैया, हम तो अपनी तरफ से कमजोर नहीं कर सकते ना पॉइंट, हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, रिजल्ट के लिए पढ़ाना है। हमें ऐसी भीड़ में तब्दीली नहीं होना कि पढ़ते वक्त तो मजा आ रहा था, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, उसका कोई मतलब नहीं। खेलते वक्त तो मजा आ रहा था, लेकिन फिर अपन हार गए, फिर खेल ही क्यों रहे थे? फिर मजा लेने के लिए थोड़ी गए थे। चैंपियनशिप इज चैंपियनशिप, एग्जाम इज एग्जाम, बात खत्म। यहां मजा लेने के लिए कोई पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ने में खाएगा मजा है भाई। तो इसलिए फिर वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बकवासबाजी। फिर उन बच्चों को समझ में भी नहीं आ रही है, वो रोज अपना 10-15 मिनट डांट खाते हैं, घर जाकर फिर अपना रील देखते हैं, बात खत्म। खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। खुद को गिरेबान में झांको कभी कि तुम कर क्या रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। इसका मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हारे पूरे हो गए, उनकी कॉपियों को 1-1 महीना हो गया होगा बाई चांस। जैसे फाउंडेशन वाले बच्चे, अगर मैंने माना कि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी कॉपी उठाया 1 महीना हो गया होगा, बात समझ में आई? या भैया इंग्लिश का कोई 1 वर्ड याद किया था, महीना बीत गया होगा। अब फिर अपन क्या कहेंगे, जब जिस चीज को अपने 1.5 महीने से याद ही नहीं किया, पलट कर नहीं देखा, और मैं क्या कहूंगा, मेरे ना यार कमजोर। अगर 1.5 महीना यहाँ पर वो नहीं लगेगा, कपड़ा नहीं लगेगा, और मैं 1.5 महीना बाद आऊं तो धूल तो जमेगी भाई। रूल क्लियर है। आप साइंस के या प्रकृति के खिलाफ जाकर तैयारी कैसे कर सकते हैं? क्या आपने किसी चीज को एक बार देखा? क्या 10वीं क्लास में आपने किसी चीज को, आप कोई भैया रोबोट मूवी के रोबोट थोड़ी है कि तो इतनी देर में तो तुम बात समझ में आई, बात ही खत्म। आओ जी, अब ये वाला पॉइंट आपका हो गया है। तो ये 11वां और 12वां पॉइंट भी ऐसे मैंने बेवकूफ बनाने के लिए लिखा हुआ है, इनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। तो पहला सेंट्रोइड हमारा कंप्लीट, मेनली 4 ही पॉइंट इसके थे। अब आया इन सेंटर। इन सेंटर के 3 पॉइंट मैंने पहले ही करा रखे हैं, अभी बताता हूं मैं। पहले इन सेंटर निकालो, और इन सेंटर हमारा है पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर। इसने पहले 3 लाइनें पढ़ो। यह कौन संधि भाजक के प्रतिच्छेदित बिंदु से बनता है? यह किसी भी त्रिभुज का अंत के अंदर, त्रिभुज के अंदर ही होता है। सेंट्रोइड भी तो अंदर ही था, इसलिए तो मैंने इन दो को कनेक्ट किया, इन दो को कनेक्ट किया।
अब ये तीसरा नंबर पॉइंट ये कहता है कि अंत केंद्र ही वह केंद्र है जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। सुनो जी बात, ये एक ट्रायंगल है, हर ये सामने इस वाले एंगल का आधा, इस वाले एंगल का आधा, इस वाले एंगल का आधा। क्या मैं इस एंगल का आधा करूंगा तो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर टकराएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फिर स्पेसिफिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल बाइसेक्टर में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं एंगल का आधा करूं तो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलूंगा। बात समझ में आई? तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। अब ये जो ये जो बनाना, ये इन सेंटर है। इन सेंटर अंत केंद्र, अंदर वाले वृत्त का केंद्र, मतलब यहां प्रकार की नोक रखें, अंदर वाले वृत्त का केंद्र हो गया। अब मुझे ये भी कहानी समझ में आ रही है कि अगर अंदर वाले वृत्त का केंद्र हो गया, अगर अंदर वाले वृत्त का केंद्र हो गया तो यहां से ये भी कहानी समझ आ रही है कि मेरे भाई ये साइड और वो साइड बराबर दूरी पर होगी तभी तो रेडियस सेम होगा। ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है। याद आया? तो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, तीनों कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदित बिंदु है, और कोण समद्विभाजक का अंदर का कोण है तो हमेशा अंदर ही बनेगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। फिर मैंने लाइन एंगल के अंदर आपको ये बात बताई थी रे भाई, इसके अंदर एंगल की अभी कोई बात नहीं आई, इसके अंदर एंगल की बात आ गई। केंद्र बन गया, केंद्र बन गया तो इसका मतलब हो गया कि भैया ये सर्कल का सेंटर बन गया। सर्कल का सेंटर आते ये 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2 याद आया? तो ये बताओ फिर ये 90 और फिर मेरे भाई ये बता दो क्या हो गया? a/2। तीनों ये पॉइंट याद है? ठीक है जी, यही तीनों पॉइंट अगले में करके दे रखे हैं, प्रूफ भी लिख कर दे रखा है। चौथा नंबर पॉइंट का पहला पॉइंट 90 प्लस p/2, 90 प्लस r/2, 90 प्लस q/2। क्लियर है मेरी बात? पांचवा नंबर पॉइंट भी वही है, बाहर वाला दे रखा है माइनस इन रेडियस, रेडियस बन गया रेडियस। ये तो कहां से याद है अपने को? ये कहां से याद है? मेंसुरेशन से याद है। अच्छा मुझे समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस बताना। ए भाई अच्छा मुझे भाई राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस बताना। P प्लस बी माइनस h/2। बिल्कुल परफेक्ट बात। देख लो 95% कल बच्चों को याद नहीं है, 95 भी मैंने ज्यादा ही कम ही बोल दिया हुआ, इससे ज्यादा ऐसा एक पॉइंट भी नहीं है जो तुमने नहीं कर रखा। तुम्हें हर जगह नया और हर जगह इसलिए लग रहा है कि जिस दिन तुम ये खुद मान के ना कि यार यकीन मानो तो मैं कांस्टेबल के लायक भी मेहनत नहीं कर रहा, और लेकिन बनना हमको इंस्पेक्टर है तो मेहनत उतने लेवल की करनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट बताए। अब लगेगा कि हाँ यार देखे हुए तो पॉइंट है, याद होने चाहिए था ना, देखने से क्या होता है, बाप पेपर पे मैं थोड़ी आऊंगा बताने। अब यही चीज लिख कर दे रखी है भैया, इन रेडियस लिख कर दे रखा है। ऐसा क्यों होता है वो भी बताता है, क्यों से कोई मतलब नहीं है। 7वें नंबर ट्रायंगल 7वें नंबर पॉइंट पर समकोण वाला पॉइंट लिख कर दे रखा है। 8वां नंबर पॉइंट फिर वही पॉइंट दे दिया, दोबारा गलती से रिपीट हो गया, 90 प्लस a/2, 90 माइनस a/2, वही 4 पॉइंट इकट्ठे। अब ये 8वें नंबर पॉइंट का चौथा पॉइंट पर डबल स्टार करो, चौथे पॉइंट पर डबल टिक करो। 8वें नंबर पॉइंट का चौथा पॉइंट को डबल टिक करिएगा, चौथा पॉइंट को डबल टिक करेंगे और चौथे पॉइंट को अगर डबल टिक करेंगे तो इतनी सी बात को समझ लें। एक्स सेंटर क्या है कि ये बना दिया, तो अगर इन सेंटर बनता R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एक्स सेंटर है तो R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर तो है ही माइनस ये जिस भी साइड के टच कर रहा है ना, जिसमें से साइड है ए साइड बी है ये साइड सी है तो S माइनस, बस इतना साइज चीज दे रखा है वहां। समझ आई मेरी बात?
ठीक है, और इसका अगला ये पांचवा पॉइंट आना था, ये गलती से चौथा लिख दिया, पांचवा, इससे अगला पांचवा पॉइंट है, ये है काम की चीज। इसमें केंद्रक के अंदर मीडियन को किस रेशो में बांटता है? 2 रेशो। इन सेंटर के अंदर, इन सेंटर के अंदर, ये इन सेंटर ए बी सी आई और ये डी है, तो ए आई बाई आई डी का रेशो, ए आई बाई आई डी, यहां भी तो रेशो यही था ना, ये वाला, तो ए आई बाई आई डी का रेशो पता कैसे आएगा? ए आई बाई आई डी का रेशो, जैसे इसके सामने साइड है ए, इसके सामने साइड है और इसके सामने साइड है सी, तो जिस भी एंगल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, जिस भी एंगल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, बी प्लस सी बाई ए के सामने वाली भुजा, बी प्लस सी बाई ए, इसके सामने वाली, इसके आजू बाजू की जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है उसके आजू बाजू वाले भुजाओं का जोड़ इक्वल टू सामने डिवाइडेड बाई सामने, बी प्लस सी बाई ए। इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, 2 रेशियो 1 या 3 रेशियो 1, वो साइड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है उसका प्रूफ है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बिहाफ पर। प्रूफ देखने का कोई लॉजिक नहीं है, दे भी रखा है, ए आई बाई आई डी का रेशियो है बी प्लस सी, जिस एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, जैसे मैं कह दूं ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये साइड मान ली मैंने पी, ये साइड मान ली मैंने क्यू और ये साइड मान ली मैंने आर, ठीक है। और मैं यहां से ये कह दूं आर आई बाई आई एम, आर आई बाई आई एम, तो आर एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसके आजू बाजू वाली भुजा P प्लस डिवाइडेड बाई, मेरी बात समझ में आई? कर पाएंगे? ठीक है, ये हो गया इन सेंटर का, तो इतना सही पॉइंट था, तो इन सेंटर भी अपना हो गया है, सेंट्रोइड भी अपना हो गया है, सरकम सेंटर बस मेनली तो यही है और बच गया। लेकिन मैं एक बार क्वेश्चंस पे नजर मार लेता हूं, अगर अपना काम चल रहा होगा तो अपन पहले क्वेश्चन ही करते हैं। एक ही क्वेश्चन पे नहीं चलेगा, बाकी में तो चल ही जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, क्योंकि सुनते 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 काफी देर हो गई, इनको सारी सकते हैं। तुम रूम पे स्टेटिक पड़े रहते हो, इसलिए भैया तुम पढ़ते कम हो, थोड़ा घुमा फिरा करो रे। तुम कहोगे अरे सर टाइम खराब, टाइम खराब नहीं, समय पर उठा करो, समय पे घूमने जाया करो, समय पर व्यवस्थाएं बनेगी आपकी। आप रूम पे पड़े रहते हैं, टाइम पास, किसी को देखकर जीवन मत जियो, खुद को हिसाब से जीवन आगे बढ़ाओ। वही बच्चे दिक्कत में हैं जिन पंखा चला दे, गर्मी लग रही है, चलाना भैया, पीछे वाले भैया चला दो रहा, इनके पंखे चला दो भाई, चला दो भैया, पंखे चला दो पीछे से। 28 नंबर क्वेश्चन करो। तुम्हें गर्मी भी टाइम पे लगती है, बस पढ़ाई पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी चीजें टाइम पर होती है तुम्हारे साथ। क्या हो गया रे भाई, सारे ही दबा दिए मैंने तो, फिर भी नहीं चल रहे ये, इनका क्या हो गया? ले भाई ये भी दबा ले, इनका क्या हो गया भाई?
ये वाला भी चला दे, ये वाला चला देते हैं, ये करने में लग जाएगी। अरे मैं बता तो रहा हूं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ लग रहा है तुमको। पढ़ना पढ़ना नहीं है बस, बाकी गर्मी सर्दी घर वाले एसी का रूम दिला दें, जिंदगी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी चाहे आता में कख ना हो। आओ जी 28 नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में बीडी और ईसी दो माध्यिकाएं हैं, ए बी और सी। ये ए है, ये बी है, बी डी और सीई दो माध्यिकाएं हैं। तो इसने कहा डीओई और एबीसी का एरिया बता दो। 12 डीओई और एबीसी। याद आया? अब नहीं तो पूरा प्रोसेस बनाना पड़ता, डायरेक्ट याद का कोई तोड़ नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन का फिगर बनाइए, देखते हैं कितने बच्चे पहचान देंगे। फिगर बनाते ही पहचान आ जाएगा। अगर फिगर बनाते ही पहचान लाए तो आज ही टिकट लेके प्रयागराज की तरफ रवाना हो जाए, क्योंकि फिर इस जन्म के कर्म गहरे हो चुके हैं। धोया हो इस बार। आ गया 3:1। ठीक है भैया, 30 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। वो 3:1 तो सबका ही आ गया होगा। अब आइएगा, देखो पॉइंट याद करने का बेनिफिट है, क्योंकि भूलना सिर्फ कल है, क्योंकि आज जाकर रील देखनी है। 30 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसने कहा कि ए बी और सी में पी क्यू आर, तो बी पी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। जी त्रिभुज का केंद्रक है, जी त्रिभुज का केंद्रक है, जी त्रिभुज का केंद्रक है। तो पी जी आर। अब मुझे बताओ, जब एक ट्रायंगल के अंदर से कितने ही ट्रायंगल बन जाओ, इन सबकी हाइट सेम होती है। एक ट्रायंगल के अंदर कितने ही ट्रायंगल बन जाओ, सबकी हाइट सेम है। तो मेरे भाई, हाइट जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के अंदर ही आएगी। जैसे न्यून कोण त्रिभुज है तो हाइट इसके अंदर ही आती है। जब अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, तो हाइट बाहर भी आती। जरूरी नहीं कि हाइट हमेशा अंदर ही आए, तो हाइट बाहर भी आती। तो कहने का मतलब ये रहा कि मैं अगर आपको कहूं बी पीजीआर और एबीसी, पीजीआर, मुझे बताओ बी पीजी, पीजी क्यू, जी क्यू आर और जी आर सी, यहां हाइट क्या है? यहां हाइट क्या है? सेम हाइट है, सेम हाइट है, सेम। और बेस इसने सेम दे ही रखा है, हाइट भी सेम, बेस भी सेम,
तो ऑटोमेटिक सी बात है एरिया भी सेम। भाई अगर मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ ऑफ बेस इंटू, और मैं दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं हाफ ऑफ बेस इंटू, अब बेस भी सेम है हाइट भी सेम है, हाफ से हाफ कट गया तो 1:1 ही आएगा, 1:1 आएगा, तो इसका मतलब एरिया भी सेम हो गया। तो कहने का मतलब ये रहा कि भैया इनकी हाइट सेम है, तो इसका एरिया अगर एक है तो इसका एरिया भी एक है, तो इसका एरिया भी एक है, तो इसका एरिया भी एक एक एरिया हो गया। तो अब मेरा ये कहना है कि जी सेंट्रोइड है तो टोटल एरिया कितना है, तो ये एरिया भी और ये एरिया भी, तो इसने कहा त्रिभुज PJR और त्रिभुज ABC, तो PGR कितना है 2 और ABC कितना है 12, तो रेशियो कितना आएगा 1:6, रेशियो आ जाएगा 1:। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं 31, क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। त्रिभुज ABC जी इसका सेंट्रोइड है, AG और BC बराबर है AG और BC बराबर है AG और BC बराबर है। जी सेंट्रोइड है, मुझसे बताओ अगर ये 2 है तो ये कितना है, और सेंट्रोइड है तो सामने वाले भुजा का मिड पॉइंट है। इसने कहा कि AG और BC बराबर है और ये मिड पॉइंट है, तो BC कितना है 2, तो ये कितना और ये कितना, प्रकार की नोक मैं यहां रखूं तो ये कितना और ये कितना, तो क्या मैं अर्धवृत्त खींच सकता हूं और अर्धवृत्त में बड़ा कोण कितना डिग्री, तो एंगल BGC कितना डिग्री 90 डिग्री। फिनिश बात। आइए जी अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है, ये C है, O केंद्रक है AD BE और CF, AOE का एरिया 15, ये तो 6 बराबर भाग है ना, याद आया। तो इसने कहा कि BDOF 15 + 15,
एक भाग का पद। देखो पॉइंट याद होने के बाद तो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं क्या क्वेश्चन है भाई ये, टाइम पास। लेकिन तुम्हारे लिए टाइम पास नहीं है भाई, तुमको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई तुम कम पढ़ते हो, जाकर देखा करो रे इस बात को। कुछ बच्चे सीरियसली ले ही नहीं रहे, और ऐसा नहीं उनको मेरी बात सीरियसली नहीं लेनी है, लेनी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि किस्मत की लात खा के क्यों लेनी है। जैसे एक आदमी ने बताया कि भाई ये गधे से दूर रहे, भाई तेरे को लात मार देगा, मानना ही नहीं। उसने दी पछाड़, लगे, और भाई लगने के बाद मान गया। ठीक कह रहा था भाई, तुम ऐसे जानवर के पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेरोजगारी खराब है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा कि अगर बेरोजगार रह गए तो क्या होगा। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 33, एक समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, केंद्रक और शीर्ष के बीच की दूरी, केंद्रक और शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है? 6। और ये 6 है तो ये कितना? तो ये जब समबाहु त्रिभुज है तो सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ही तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु हुआ तो ये दोनों साइड बराबर है, और ये दोनों साइड बराबर है तो सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट ही तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है तो ये हाइट होगी। हाइट तो समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है? √3/2a। आधे से ज्यादा को तो बस देखते ही माइंड में मैं देखकर, मैंने 10 चेहरों पे नजर आ रहा, 10 के 10 में से 9 चेहरे सूख गए, मेरा नंबर ना आ जाए। याद उनको ये नहीं, टेंशन हो रही है कि उनको याद नहीं है, मैंने खुद ही लिख लिया बच्चे। a इज इक्वल टू 18/√3। a का मान अगर 18/√3 आ गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। 18/√3, 18/√3, 3 3 6, 2 से 9, अरे 2 से 9 तिया 27, 27√3। क्वेश्चन नंबर 34। एक त्रिभुज एबीसी, देखना बातें तुम्हें सारी पता है, अभी लिखना मत भाई, पहले समझना। ये ट्रायंगल ए है भाई, और ये ट्रायंगल, ये कोण बी है, ये कोण है सी है। अब ये कह रहा है इसके आंतरिक विभाजक परिवृत्त को एक्स वाई और जेड पर काटते हैं, तो आंतरिक विभाजक है एक्स, आंतरिक विभाजक, अरे आंतरिक विभाजक, ठीक है। आंतरिक विभाजक से क्या बनता है? एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है? इन सेंटर। तो क्या ये इस सर्कल का सेंटर है? हाँ, नहीं है, नहीं, हाँ,
वैसे मेरे से पहले भी तुम्हें कोई ऐसा मिला था जो तुमको कामचोर घोषित कर गया था कि पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार। इससे पहले तो तुमको थपथपी लग रही थी कि वाह वाह वाह, ऐसा है? क्योंकि पहले तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, आज तुम्हारे पास मोबाइल है। बस कहानी, ये मोबाइल तुम्हारा दुश्मन हो लिया कि बात तुम ध्यान से सुनना चाह रहे हो फिर भी तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रही है। इसका मतलब तुम्हारी अप्रोच से बाहर हो ली वो बात। कहता ना कि वो पीलिया वाला मरीज हो लिया, इसका अनार का जूस नहीं सूट कर रहा भाई, तो इसका तो पानी ही सूट करेगा। बस दिक्कत वहां आली। इसको गलत मत लेना, इसको मैं तो तुमको सही करना चाह रहा हूं इसलिए बताया है। और नहीं भी हो गए तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, प्रोफेशनली तो मैं बता रहा हूं। दुख जरूर होगा मुझे, लेकिन भाई अगर कल को सफल हो जाओगे तो ठीक है। तुम थोड़ा ध्यान से सुना करो, घर पे जाके पढ़ा करो। अब घर पे नहीं पढ़ते हो ना, तो वो ध्यान से सुनने वाली बात भी आधी उतर जाती है, क्योंकि दिमाग को ट्रेंड कर लिया ना। वैसे एक आदमी आलू काटने में ट्रेंड है, आप और हम आलू काटेंगे तो जनरल, और एक जो रोज सब्जी बनाता है किसी ढाबे पे जाना, बात समझ भाई, ट्रेंड है। तो आपने दिमाग को ट्रेंड कर लिया कि जब कोई पिक्चोरियल चीज गाने आए, तुमको किसी फिल्म का कौन सा गाना, कौन सा लेखक, उसके कितने बच्चे, क्या सब याद रहता है, सिर्फ ये बातें याद नहीं रहती। इसका मतलब है कि पढ़ाई बोरिंग हो गई है, तो फिर पढ़ाई का फील्ड छोड़ो, या तो पढ़ाई का फील्ड छोड़ो और फिर देखो तुम्हें 1 साल के बाद हालात क्या होंगे। अभी तुम्हें, क्योंकि वो तो घर में हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए लग रहा है कि ना 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 ये नहीं तो ये कर लूंगा। एक बार एक छोड़ के तो देखो, फिर देखो हकीकत का ज्ञान हो जाएगा 12 ही महीने में। मैंने देखा है एक ठीक ठाक सा बच्चा 2 साल 2.5 साल के बाद कल आया वापस। मैंने बोला अरे कल जैसे शाम को मैथ का बैच था, कई दिन में दिखाई दिया, तो बैच के बाद मिला मुझको, आइडिया सा लग गया कि यार ये बहुत पुराना बच्चा है। बोला सर एक पुलिस केस लग गया था और अब उससे बड़ा मुश्किल से पीछा छोटा है, और सर जिंदगी ना नरक हो गई थी। मैंने उसको एक ही बात कही, अब उसके जड़े पे नमक तो क्या ही डालूं। मैंने नहीं पूछा कि भाई सही लगा गलत लगा, मैंने कहा कि अब उससे पिचकारा छूट गया भाई। उसने कहा हाँ सर, अब उससे बिल्कुल फ्री हो गया। और सर जैसे ही मेरे को नीट एंड क्लीन शीट मिली है, मुश्किल से नाम निकलवाया है, निकल गया। अब सर मैं गांव छोड़ के वापिस आ गया सर। मैं सर उस बैच में था। मैंने कहा हाँ यार तेरी शकल से तो मुझे कल लग जाता है कि पुराना बैच वेट कोड मुझे याद नहीं रहता, लेकिन शकल से लग जाता है कि यार ये चेहरा कई बार आगे सामने आया हुआ है। तो मैंने कहा कि अब पढ़ाई करेगा कि वैसे ही पुराने कार्यक्रम में जाएगा। अब मैंने भैया क्यों बोला वैसे ही पुराने कार्यक्रम में जाएगा, क्योंकि अगर उसने ढंग से पढ़ाई की होती तो 2.5 साल पहले जब मेरे पास आया होगा तभी भी हमने दम लगाया होगा। बोला नहीं सर, अब सारी बातें माइंड से उतर दी, अब सर सिर्फ पढ़ूंगा, मेरे को सारा ज्ञान हो गया, अब कुछ फायदा नहीं है। ये ज्ञान उसको कब हुआ? 2.5 साल के तो बाद वो आया है। बीच में लाइफ के थपेड़े देख लिए बढ़िया। लगभग 8-10 महीने उसका यहाँ कोर्स चला होगा, तो इसका मतलब वो पहले यहाँ लगभग 3-3.5 साल पहले था। 3.5 साल जीवन के खराब करने के बाद, उम्र बढ़ने के बाद, लाइफ के थपेड़े लेने के बाद ये ज्ञान हुआ कि ना, यहां जो चीज है ना, यहां जो व्यवस्था बनाई जा रही है ना, जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। अब अगर वो ढंग से मेहनत करेगा साल भर, फिर एग्जाम देगा, लाइफ में पिछड़ गया ना 4 साल, 4-4.5 साल पिछड़ गया ना। 1 साल का 1 लाख रुपया, 1 महीने का 1 लाख रुपए की सैलरी मानू तो 12 लाख, 50 लाख का लॉस खा गया। सिर्फ मॉनेटरी फंड का मुद्दा नहीं है, अब 50 लाख का लॉस खा गया। अब देख ले रील, अब बना ले आवाज। मैं इसलिए कई बार ना डांट डपट अपने बच्चों के साथ होती है, बात समझ में आई। जब टीचर प्रोफेशनली जुड़ जाएगा ना, वो डांट डपने से क्या मतलब है, वो हंसेगा हमेशा, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ मेरे को बिजनेस देके जाने वाले, ये फिर फेल होंगे, फिर आएंगे, जाएंगे कहां। और मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि आप एक ही बार आइए, व्यवस्था बना लीजिए भाई। जो बच्चे नहीं पढ़ते ना, इसलिए फिर मुझे दुख होता है कि ये कितने बेवकूफ हैं, घर से 7-8-10 हजार लगा के भी इनको ये समझ नहीं आ रहा।
और मैं फोकट में अपने आप को बुरा बनाए जा रहा हूँ इनकी नजर में, और इनको फिर भी वो जो बोगसबाजी की रील देख रहे हैं, बोगसबाजी के गाने सुन रहे हैं। रील देखना गाने सुनना खराब नहीं है, 8 घंटे पढ़ाई तो कर। 8 घंटे वाले रील की जगह भी रील देखूंगा, 8 घंटे वाले पढ़ाई की जगह भी रील देखूंगा, और 8 घंटे सोने वाला टाइम है उसमें से सोऊंगा 6 घंटे, 2 घंटे उसमें भी रील देखूंगा। बस में जाना है उसमें भी रील देखूंगा। समस्या वहां है। इसलिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा, अरे ढक्कनो मुझे बताओ, सरकम सेंटर का कोई पॉइंट अभी तक आज मैंने बताया? इन सेंटर का बताया था? तो जब सरकम सेंटर का कोई पॉइंट ही नहीं बताया तो सर्कल का सेंटर हो कैसे गया? मैंने 2 बार कहा हाँ, 50-60 ने आ गया। मैंने कहा ना, 2-4 ने दिमाग लगा कि हाँ में तो थे नहीं, और बाकी 60% को लगा कि हाँ और ना का खेल चल रहा है, हंसना शुरू कर दो। हाय 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 हाय, बस वो किधर के ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें समझाने के लिए पता नहीं मैं किस किस हद तक जा रहा हूं ना, तो इतना इतना दम थोड़ी लगता है पढ़ाने में। उसके दम एक ही रीजन से लग रहा है कि तुम कमचोर हो। ये एक एंगल बाई सेक्टर, ये भी एंगल बाई सेक्टर, तो इस कोण का मान बताना कितना होगा? 90 प्लस। तो ये एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर, ये एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर, ये एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर, तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 प्लस a/2, तो 90 प्लस 50/2 25, 90 में 25 जोड़ दो, और अगर ये 115 है तो ये भी कितना है? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एक ट्रायंगल पूरा हो रहा है, तो 30 प्लस 115 प्लस एंगल बी वाई जेड इज इक्वल टू, तो एंगल बी वाई जेड इज इक्वल टू कितना? 35 है। बस एग्जामिनर ने एक ये दे दिया, इसमें आपकी 3 प्रवृत्ति बना ली, हाँ ना बस इस सर्कल का कोई लेना देना नहीं था। स्पष्ट कह दिया उसने कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है रे, ये एंगल बाइसेक्टर है रे, ये एंगल बाइसेक्टर है रे, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो 90 प्लस a/2। इसी को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो एक ही तरीके से कर ले, वही बड़ी बात है अपने लिए। इसका दूसरा तरीका थोड़ा कल और बताऊंगा। फिर सबसे आसान तो यही तरीका है, वो तो बस इसलिए बताता हूं कि नॉलेज बढ़ जाए। बता लो जरा, हो लो कुछ कल बता लो, आज बता लो। हाँ? इतनी बेइज्जती भी तुम्हारी लाइफ में किसी ने नहीं की होगी, है ना? मैं बेइज्जती कर रहा हूं तुम्हारी? नहीं, मैं तो भाई तुम्हें कितना तो प्यार से बता रहा हूं। ये अलग मैटर है कि हर किसी आधों को पता भी नहीं चल रहा कि ये बेइज्जती हो रही है कि इज्जत हो रही है। वो तो बातें जाके नीचे पूछेंगे कि यार सर बेइज्जती की कह रहे थे, सर बेइज्जती करते हैं क्या? दूसरा कहेगा कि यार मैं सर की बात सुनता ही नहीं भाई, रील देखना तो क्यों? आओ जी, अगला नंबर क्वेश्चन। इतनी देर से इसकी जुबान नहीं पट रही थी, अब भाई है ना? लेकिन अभी थोड़े क्वेश्चन कम हुए ना, इसको गिरा के धोते, अभी 15 मिनट पढ़ ले आज नहीं, इसका बदला कल लेंगे अपन इसे ना। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 35। इसने कहा एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी और सी में बी और सी के कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। बीओसी 22 है, 122 कैसे हो सकता है? तो कोण ए का मान बताओ। 90 प्लस a/2 इज इक्वल टू 100,
90 घटाया तो 32, 32 दूने, अरे एंगल ए कितना आएगा 64। एंगल ए कितना आएगा। आओ जी क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ। 36 फरी के क्वेश्चन है, फरी के। एक दिन मुझे तुम्हारे सबके फोन जब्त करने पड़ेंगे और एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा और मैं कह दूंगा इनके लॉक तोड़ के इनके वापस लॉक लगा दे। अगले दिन आते अपसेंट क्योंकि बुखार हो जाएगा, है ना। एक दिन मैं सोच रहा हूं ये एक कभी कभार एकदम सही करूंगा इस कार्यक्रम को। त्रिभुज ए बी सी, अरे अगला क्वेश्चन कर ले, ज्यादा ज्ञानी मत बन। ए बी सी ने ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया, ए बी को पी तक बढ़ाया, ए सी को क्यू तक बढ़ाया, ठीक है जी। इसने कहा सी बी पी ये एंगल बाइसेक्टर और बी सी क्यू ये एंगल बाइसेक्टर। ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, ठीक है भाई। ये 44 है भाई, तो 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ। तो 90 माइनस 20 तो एंगल बी ओ सी कितना है, एंगल बी ओ सी कितना है 68। तो हाफ ऑफ बी ओ सी कितना हो जाएगा 34। फिनिश बात। सुपर 52 वालों की क्लास सही चल रही है क्या भाई, बताते रहना क्योंकि मैं उधर आ नहीं पा रहा हूँ। फिर अभी कोई भी पॉइंट में प्लस माइनस ये हो, वैसे तो मैं पूछता रहता हूँ पंकज सर से, लेकिन फिर भी कंप्यूटर खत्म होते तुम्हारा कंप्यूटर इसमें रीजनिंग खत्म होते कंप्यूटर भी कराई देंगे सर, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। हम जो बच्चे सुपर 52 में हैं, से जो घर हैं कहीं से भी हैं, एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उनका। एटलीस्ट क्लासरूम में इतना टाइम निकल जाता है कि हाँ फिर वो थोड़ा टाइम वेस्ट के प्रति कमजोर हो जाते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसने कहा एंगल सी 72 और एंगल ए, एंगल डी 28। कोण ए और बी के समद्वि भाजक ओ पर मिलते हैं, तो एंगल ए ओ बी बताओ, एंगल ए ओ बी बताओ कितना है। एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। जिन दो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है ना, तो उन दोनों को छोड़ दो, शेष बचे दोनों का जोड़कर 2 से भाग दे दो। चतुर्भुज का पहली बार पॉइंट देख रहे हैं आप, अभी तक ट्रायंगल का एक ही देखा है, तो इस बात को याद रखना, कल बहुत काम आएगा। नहीं तो भैया कल भयंकर बेइज्जती करूंगा, अगर जो भी नहीं तो पढ़ेंगे नहीं आज जाके तो कतई मत आना, पहले बता रहा हूं मेरे भाई। जिन एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है उन दोनों एंगल को छोड़ दो, तो शेष बचे दोनों का जोड़ का आधा ये होता है। पॉइंट क्लियर है। तो मैंने कहा कि सी कितना है 72,
डी कितना है 2800, 100/2 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। तो कितना आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 38 ऐसा ही क्वेश्चन है, करके देखो। 38 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। 38 इसने कहा एंगल ए ओ बी सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। कोण ए का आधा, कोण बी का आधा, तो ये दोनों नहीं लेने, तो बाकी बचे दोनों के जोड़ का। तो अब की बार एंगल ए ओ बी 64 है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 64 इंटू, और 64 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 128। इससे अगला नंबर पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी और डी के कोण समद्विभाजक, तो कोण सी और डी का तो समद्विभाजक है ना, जिस एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है उसको छोड़ दो, तो एंगल ए और एंगल बी का आधा एंगल सी ई, तो कोण ए प्लस में एंगल 2 गुणा 56, 50 दूने 100, 6 दूने 12, 112, 112 माइनस 49, 112 में से 49 गया तो कितना आएगा, कितना 63, 63। अब ये चतुर्भुज के अंदर वाला पॉइंट याद हो गया। चलो जी फिर आज यहीं तक करते हैं और कल होती है आपसे मुलाकात।